कुंदन सर, जो हमारे मैथ्स के टीचर हैं, उन्होंने फिर मुझे ना क्लास के सामने 2-3 मिनट डाँट दिया और फिर उस दिन वो चीज़ मुझे इतना चुभ गई कि अब तो इन्हें करके दिखाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे 10 टू 12 गर्ल्स में से सिर्फ़ एक मैं अकेली उस क्लास में बैठती थी, तो बहुत वियर्ड फ़ील होता था कि इतने सारे लड़कों के बीच में मैं अकेली। उस बीच मुझे यही लगता था कि क्या मैं इस लायक भी हूँ कि मैं जेईई एडवांस जैसा इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँ। बीच में लगता था डिमोटिवेटेड फ़ील होता था कि यार नहीं हो पाएगा। अक्सर नंबर कम आने पर टीचर बच्चे को डांट देता है, लेकिन एक ऐसी डांट जो बच्चे को सीधा आईआईटी दिल्ली तक पहुंचा दे। नमस्कार, आज के इस पॉडकास्ट में हमारी स्टूडेंट भाविका हमारे साथ मौजूद है, जिसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि क्लास के अंदर एक दिन टीचर ने कुछ इस तरह डांट मारा कि उसने ये तय कर लिया कि अब तो मुझे आईआईटी में ही एडमिशन चाहिए। भाविका, बहुत स्वागत है आपका आज इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सर। तो भाविका, ये क्या इंसिडेंट है जो हम बात कर रहे हैं कि एक टीचर की डांट ने आपको आईआईटी दिल्ली तक पहुंचा दिया? हाँ, तो एक बार 11th क्लास में जब यहाँ पे न्यू सेशन ही शुरू हुआ था, तो उसके बाद कुंदन सर, जो हमारे मैथ्स के टीचर हैं, वो हमें क्लास में कॉन्सेप्ट समझाने के बाद एक क्वेश्चन करवा रहे थे। तो वो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने के बाद उन्होंने हमें सॉल्व करने के लिए बोला। तो मैंने उस दिन मतलब कुछ गलत तरीके से, गलत वे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और फिर सर को मतलब बोला कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सर ने देखा और जब उन्होंने देखा कि मैंने गलत मेथड से सॉल्व कर दिया, तो उन्होंने फिर मुझे ना क्लास के सामने 2-3 मिनट डाँट दिया और फिर उस दिन वो चीज़ मुझे इतना चुभ गई कि यार इन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, अब तो इन्हें करके दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया या तो मुझे अब बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है या फिर तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाना है। दोबारा इन्हें कहने का मौका नहीं देना है मतलब। तो फिर उस दिन से मैंने और डबल मेहनत करना शुरू किया और जितना मैं कर सकती थी अपना 100% दिया कि दोबारा इन्हें कहने का मौका ना मिले मुझे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होती गई और वो इम्प्रूवमेंट मुझे सेशन 2 में उसकी वज़ह से 99.554 मेरी मैथ्स में परसेंटाइल रही और शायद आज उसी डाँट की वज़ह से मैं यहाँ तक हूँ, वरना मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, अगर उस दिन सर ने मुझे डाँटा ना होता, तो शायद आज मैं ये सब ना कर पाती। तो पहले तो बुरा लगता था सोचकर कि इन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, लेकिन अब लगता है कि अगर उन्होंने ना कहा होता ना, तो शायद मैं नहीं कर पाती आज। तो यही थी वो बात। भाविका, मैं खुद बहुत स्टूडेंट से जब मिलता हूँ, कई बार मेरे सामने भी ऐसा लगता है कि पेरेंट्स आते हैं कि सर, उन सर ने बच्चे को ऐसा बोल दिया, हमारा बच्चा डीमोटिवेट हो गया है। तो ये आपने जैसे बताया कि आपके लिए वो चीज़ कहीं न कहीं मोटिवेशन बनी आगे की पढ़ाई के लिए। तो ये फ़र्क कैसे होता है कि आप किसी बात को मोटिवेशन के तौर पे लें या उससे आप डीमोटिवेट हो जाएँ? वो बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर उसका माइंडसेट ही ऐसा है कि इन्होंने मुझे ऐसे कह दिया मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो बात दिल पर लग जाए, तो शायद हो सकता है कि वो बिल्कुल ज़ीरो से कहीं न कहीं 10 या 100 तक पहुँच जाए। तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है। हुँ, हुँ। ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था। 10th क्लास के बाद जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी, तो प्रिंसिपल रूम में मेरी मैथ्स की टीचर ने कहा था कि तू नॉन मेडिकल क्यों ले रहा है? तेरे को तो मैथ्स आता ही नहीं है। तो फिर कहीं न कहीं मेरे भी दिल पे ये बात लग गई कि यार नहीं, मैथ्स में तो अब नंबर लाने हैं। तो फिर 11th में मेरी क्लास में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मैथ्स में, और आगे फिर मैंने भी जब जेईई की तैयारी करी, मेंस क्वालीफाई करा, तो कहीं न कहीं ये मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर बात दिल पे लग जाए बच्चे के और पॉज़िटिव तरीके से वो उसको ले ले, तो वो शायद जो एफर्ट कर रहा है उसके वो डबल एफर्ट्स भी कर सकता है। हाँ, बस उसकी ईगो हिट हो जानी चाहिए। हुँ। लेकिन कुछ-कुछ बच्चे होते हैं जो फिर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, फिर वो ये सोच के बैठ जाते हैं कि सर ने कह दिया तो मतलब कुछ हो नहीं सकता मेरा। और फिर कहीं न कहीं मतलब ये जो चीज़ है ना, वो अगर आपने सही तरीके से ले ली, तो आपको एक बहुत अच्छी जगह तक ले जा सकती है वो चीज़। और अगर आपने ये सोच लिया कि इन्होंने मुझे ऐसे कह दिया मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर वो अगर टॉपर भी है ना बच्चा, तो फिर वो उससे ज़ीरो पे चला जाएगा। और मैंने ये खुद देखा है। मेरी क्लास में जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उनके 10th में 96-95 परसेंटेज थी और वो 11th में आके इतना डिमोटिवेट हो गए थे और मतलब मेरी खुद की 92.8% थी, तो इसका मतलब उन्होंने मेहनत तो मुझसे ज़्यादा ही करी होगी, तो कर तो वो भी सकते थे लेकिन
अब उन्होंने बात को गलत तरीके से लिया, तो इस वज़ह से। एक चीज़ ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये इंसिडेंट हुआ कि टीचर ने कुछ बोला, वो बात बुरी लगी, तो क्या फिर उस टीचर के साथ बॉन्डिंग रही या उस टीचर से कट ऑफ हो गया? 2-3 दिन तो रहा, मुझे डर लगता था कि ये दोबारा मुझे कहीं वही चीज़ ना बोल दे। फिर फिर मेरे को मेरे पापा ने एक चीज़ कही कि जो गुरु होता है ना, वो चाहे तुम्हें डाँट दे, मार ले या कुछ भी कर ले, वो तुम्हारा हमेशा अच्छा ही चाहता है। तो कभी भी उनसे वो कुछ भी कह दें, उनकी बात का बुरा मत मानो और हुँ। हमेशा उनसे रिस्पेक्ट से बात करो। तो फिर कहीं न कहीं वो चीज़ सोच के मैं मतलब वो चीज़ मैंने दिमाग से निकाल दी थी। तो हमेशा उतना ही बॉन्ड रहा, ऐसा नहीं था। उसी तरीके से वो भी मुझसे बात करते थे और मैं भी उनसे डाउट्स पूछती थी तो क्लियर भी करते थे, आपने सब अभी कुछ। थोड़ी देर पहले बताया कि मैथ्स में ही 99.54 हाँ, परसेंटाइल थी। तो कहीं न कहीं इसमें उन्हीं का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो बात उस दिन मेरे दिल पे ना लगी होती तो शायद मैं मैथ्स में इतनी मेहनत ना करती और ना आती मेरी इतनी परसेंटाइल। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा हुँ। कंट्रीब्यूशन है। पूरे 2 साल की जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था तो ये हुँ। था। अच्छा, आपने पहले एक बार मेरे को बताया था कि सिर्फ़ ये तो एक इंसिडेंट यहाँ पे आने के बाद हुआ। हाँ, इससे पहले जब आप कोचिंग में आ रहे थे तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि कुछ वो हाँ। आप अगर एक बार बता पाएँ तो? हाँ, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी 10th तक, तो वहाँ पे नेपोटिज़्म ज़्यादा चलता था। तो हम जैसे स्टूडेंट्स को हाइलाइट कभी किया नहीं गया और ना ही हम होना चाहते थे, बट एटलीस्ट जितना डिज़र्व करते थे शायद उतना तो करना ही चाहिए था। वो भी वो लोग कभी करते नहीं थे, तो लास्ट में जब ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट लेकर आना था स्कूल चेंज करने के लिए, तब वहाँ के वाइस प्रिंसिपल ने मुझसे ये बात बोली थी कि तुम ये स्कूल छोड़ के जा रही हो, यहाँ तक तो डिसिप्लिन थी, तो मैं मतलब अच्छी स्टूडेंट थी, बट अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा और तुम जेईई मेन्स और एडवांस की बात करते हो, तुम्हारा बोर्ड्स भी नहीं होगा, देख लेना। और वो चीज़ भी कहीं न कहीं मुझे चुभ गई थी, बट मुझे आज भी लगता है कि अच्छा है उन्होंने मुझे कह दिया था, तो शायद इसी इसी बात को लेके मैंने इतना कर लिया। तो ये बात चुभनी ज़रूरी थी। जब स्कूल से बच्चा कोचिंग के अंदर आता है, एक ट्रांज़िशन पीरियड होता है वहाँ पे, हाँ, है ना? काफ़ी कुछ बदल रहा होता है, 10th के बाद अचानक से सिलेबस बड़ा हो जाता है, हाँ। टॉपिक्स डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। उस चीज़ को आपने कैसे मैनेज करा? कितना टाइम लगा उसको मैनेज करने में? तो हमारे स्कूल में सीबीएसई बोर्ड लेवल की पढ़ाई होती थी। उससे ज़्यादा ना तो मैंने कभी फाउंडेशन में एनरोल करवाया, ना ही उससे पहले कोई कोचिंग ली थी। तो मैंने पहले भी सुना था कि 11th का सिलेबस वाइड हो जाता है, तो सीबीएसई बोर्ड लेवल का ही सिलेबस मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर जब मैं पहले दिन यहाँ पे आई, तो मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाई पढ़ाई सर ने हमें। हुँ, तो उस दिन मुझे वो चीज़ें पढ़ के ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जगह मेरे लिए तो नहीं है। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हुँ, वो क्या बोर्ड पे लिखते हैं, आधी चीज़ें दिमाग के ऊपर से जाती थी। पर फिर उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ कि अभी से समझ नहीं आ रहा है तो आगे 2 साल क्या ही होगा मेरा। घर जाके मम्मी-पापा से शेयर किया तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, 10-15 दिन नोटिस करो, चीज़ें ऑब्ज़र्व करो, अगर समझ आता है तो ठीक है वरना स्कूल में एनरोल करवा देंगे। हुँ, बट फिर उस दिन रात में मैंने सोचा कि मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से आई थी और शायद बिना एफ़र्ट्स डाले तो कोई चीज़ पूरी नहीं हो सकती। हुँ। तो फ्यूचर की बात थी तो फिर मुझे लगा कि शायद थोड़ा-सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, खुद खुद को भी इस तरह से ढालना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत के 10-15 दिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल कुछ भी मैनेज नहीं होता था। क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आता था सॉल्व कैसे करना है। बट टीचर्स के सपोर्ट से वो डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर करते थे, समझाते भी अच्छे से थे। तो वो सब डेढ़ 2 महीने तक तो मुझे कुछ भी मतलब समझ नहीं आता था, बट उसके बाद चीज़ें जो थी वो सॉर्ट आउट होने लग गई थी धीरे-धीरे। तो शुरुआत में तो केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आते थे बिल्कुल। फिर एक टाइम आया, उस टाइम पे केमिस्ट्री बुरी लगने लगी थी और हुँ, फिर एक हुँ। टाइम आया जब मैथ्स में मार्क्स नहीं आते थे तो मैथ्स बुरी लगने लगी थी। फिर उसके बाद फिज़िक्स में मार्क्स नहीं आते थे तो हाँ, फिज़िक्स बुरी लगने लगी। तो एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि शुरुआत में हम नहीं गेस कर सकते कि कौन-सा सब्जेक्ट हमारे लिए मतलब स्ट्रॉन्ग होगा हमारा या फिर वीक होगा। हाँ। ये अप डाउन्स चलते रहेंगे। शायद से 6 टू 7 मंथ्स के बाद ही आपको समझ में आए कि कौन-सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर किसमें आप अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो। तो मेरे लिए वो मैथ्स था।
बच्चा जब तैयारी करता है तो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो उसका रूटीन में क्लास आना, हाँ, डाउट्स लेना और उसको जो भी वीकेंड पे टेस्ट होते हैं। तो हाँ। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था इन तीनों में से? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं टेस्ट ना छोड़ूँ। हुँ, मैंने मतलब अगर मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है ना, तो भी मैं ट्राई करती थी कि एटलीस्ट 3 घंटे का वो टेस्ट किसी तरह अटेम्प्ट करके और फिर दे के घर जाऊँ। क्योंकि जो टेस्ट का माहौल यहाँ पर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, साथ में बच्चे होते हैं, वो भी पेपर कर रहे होते हैं, एकदम शांति होती है, तो वो एग्ज़ाम हॉल वाली फीलिंग आती है, तो घर पे उतना नहीं लगता है। हुँ। इसीलिए टेस्ट देना मेरे लिए सबसे ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट पे था। जो आप टेस्ट देते थे, जो मार्क्स यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर आते थे और जो एक्चुअल में आप एग्ज़ाम देने गए मेंस का हाँ। या एडवांस का, तो क्या सेम सा ही लेवल होता है? मतलब कितनी हेल्प मिलती है आपको? लेवल तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है, पर प्रेशर डिफरेंट हो जाता है, माहौल, एनवायरनमेंट सब कुछ डिफरेंट होता है, तो इस वजह से मार्क्स वेरी करता है। क्योंकि उस दिन एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम होगा जिस दिन, उस दिन थोड़ा प्रेशर होता है हमारे दिमाग में कि हम एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर, हुँ। एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, इस वजह से मार्क्स जनरली जो यहाँ पे आते थे उससे कम ही जाते हैं। एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हाँ, क्लास में पढ़ते थे, हाँ, तो एक तो गर्ल टू बॉय रेशियो वैसे ही कम होता है ना, हाँ, काफ़ी कम लड़कियाँ होती हैं जो जेईई की प्रिपरेशन करती हैं आज भी और उसमें से सिर्फ़ एक आप हो जिसने जेईई एडवांस क्रैक करा और आईआईटी दिल्ली में अब एडमिशन होने वाला है। हाँ। तो एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डिफ़िकल्ट है? क्या मतलब कई बार ऐसा क्लास में फ़ील होता था कि मतलब प्रेशर फ़ील होता हो या सपोर्ट ना मिलता हो चीज़ों का? हाँ, हमारी क्लास में स्टार्टिंग से ही 40 टू 45 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से सिर्फ 10 टू 12 गर्ल्स थीं। तो थोड़ा-सा तो हेजिटेशन होती थी कि इतने सारे लड़कों के बीच हम इतनी सी लड़कियाँ। फिर रैंक्स वगैरह मेंटेन करने का भी थोड़ा रहता था कि अगर रैंक कम गई तो फिर पूरी गर्ल्स की रेपुटेशन थोड़ी हुँ। कम हो जाएगी, इस चीज़ को भी लगता था। और फिर टीचर से डाउट्स पूछने में भी बहुत हेजिटेशन होती थी। तो होती हैं ये चीज़ें, पर कहीं न कहीं हमें ही करनी है। हुँ। इन द एंड हमारे फ्यूचर की बात है, तो फिर और उन कुछ चीज़ों को ऐसा भी हुआ साइड था करना कि मतलब जब बीच में एडवांस की अलग से क्लासेस लगने लगी हाँ, थी? तो उस टाइम पे बट जैसे क्लास नॉर्मल क्लासेस होती थी, उसमें तो हम 40 टू 45 स्टूडेंट्स होते थे, जिसमें से 10 टू 12 गर्ल्स होती थी। हुँ। लेकिन सर ने कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की एडवांस वाली क्लासेस भी ली थी, उसमें अपने चॉइस से बैठ सकते थे हम। तो वहाँ पे 10 टू 12 गर्ल्स में से सिर्फ़ एक मैं अकेली उस क्लास में बैठती थी, तो और 10 से 12 लड़के या जो भी थे, तो बहुत वियर्ड फ़ील होता था कि इतने सारे लड़कों के बीच में मैं अकेली। लेकिन फिर भी टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, तो कभी ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। धीरे-धीरे आदत हो गई थी, हुँ। शुरुआत में तो हेजिटेशन होती है फिर। बच्चे बात करते हैं मोटिवेशन की, लेकिन कहीं न कहीं मैं इस बात को समझता हूँ कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रह सकता है? सेल्फ मोटिवेटेड तो एक स्टूडेंट तभी रह सकता है जब उसके आस-पास में लोग ऐसे हों जो उसको मोटिवेटेड रखें, उसे मोटिवेटेड फ़ील करवाएँ। अगर उसके आस-पास के लोग ही उसे ऐसे बोलेंगे कि तुम्हारे बस का नहीं है कुछ, तुम नहीं कर सकते, तो नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है वो। तो आस पेरेंट्स का क्या रोल था आपकी इस प्रिपरेशन में? मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने मुझे एंड से शुरुआत से लेके एंड तक बहुत सपोर्ट किया। मतलब हमेशा मेरा ध्यान रखना, अगर मैं रात के 2-2 बजे तक पढ़ रही हूँ, तो बीच में आके मुझसे पूछते रहते थे कि भूख तो नहीं लगी या फिर सो जाओ, काम कितना बच रहा है, ऐसे करके। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब मुझे एक अलग से स्टडी रूम भी दिया, टेबल और मतलब ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होती हैं और शायद यही चीज़ें होती हैं। जो एक पेरेंट्स को करना चाहिए कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करो, मार्क्स नहीं आए तो डाँटने की जगह उसे मोटिवेट करो या दिलासा दो। तो मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत किया मेरे लिए, मेरे मार्क्स नहीं भी आते थे तो भी मुझे कहते थे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करना। हुँ। और आ भी जाते थे मतलब मैं उनसे हर एक चीज़ शेयर करती थी, जो भी मेरे साथ यहाँ छोटी से छोटी चीज़ हुँ। होती थी। और मैथ्स में कितने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, हर टेस्ट के मार्क्स बता देना। तो एक स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पेरेंट्स से सब शेयर करे ताकि सब समझ पाएँ। आपका कोई फ़नी इंसिडेंट भी रहा हो पेरेंट्स के साथ इस प्रिपरेशन के दौरान? फ़नी इंसिडेंट तो ये था कि एक बार 12th क्लास की बात है, तो हमारे जो शेड्यूल है वो काफ़ी चेंज हो गया था। जैसे 11th में सुबह क्लासेस होती थी, फिर 12th में दोपहर में होती थी। तो उस टाइम पे
थोड़ा रूटीन भी चेंज करना था, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो मैंने शुरू किया था कि मैं रात में पूरी रात पढ़ूँगी और फिर सुबह सो जाऊँगी और दोपहर में क्लासेस। फिर ऐसे ही एक दिन मैं सुबह सो गई, तो मम्मी ने मुझे उठा के पूछने की कोशिश करी कि क्या खाना है? तो मैंने उन्हें जवाब दिया ऑड नंबर्स। तो ये चीज़ फ़नी भी थी, लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ से ये भी दिखता है कि मैं कितना स्ट्रेस्ड थी या प्रेशराइज़्ड थी उस चीज़ को लेके। और ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ कि जब मम्मी ने मुझसे कुछ और पूछा और मैं उन्हें पढ़ाई से रिलेटेड मतलब सपनों में आंसर भी दिया। पढ़ाई चल रही होती हाँ, थी। सपनों में भी काफ़ी बार तो ऐसा होता था कि सपनों में मुझे मैं खुद टेस्ट पेपर सॉल्व करती हुई दिखाई दे रही हूँ। इवन क्वेश्चंस तक दिखते थे एंड टाइम पे जब जेईई मेन से पहले, तो ये सब चीज़ें भी होने लगी थी क्योंकि अंदर से ये था ना कि जेईई मेंस पास आ रहा है धीरे-धीरे, हुँ, तो हुँ। अब जब रिज़ल्ट आ गया है, आपको पता है कि आप आईआईटी में जाने वाले हो, ड्रीम कॉलेज कुछ ही किलोमीटर दूर रह गया है अब आपसे। हाँ। तो अब यहाँ से लाइफ़ में कितना कॉन्फिडेंस आया कि आगे अब यहाँ से और ऊपर जाना है? शुरुआत में तो जैसे 11th और 12th थी, वो पूरी करी, तो उस बीच मुझे यही लगता था कि क्या मैं इस लायक भी हूँ कि मैं जेईई एडवांस जैसा इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँ? तो बहुत बीच में लगता था, डिमोटिवेटेड फ़ील होता था कि यार नहीं हो पाएगा या हो जाएगा। लेकिन अब जब एग्ज़ाम क्लियर हो गया ना, तो लगता है शायद इतना सेल्फ डाउट करना ठीक नहीं है। हुँ। एक स्टूडेंट को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं भी है तो भी बनाओ उसे और मेंटेन करो उसको, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन इज़ फॉर रियल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, उतना अच्छा आपकी लाइफ़ में आप गेन करोगे। तो मुझे अब जो चीज़ रियलाइज़ होती है वो यही है कि अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार सिर्फ़ मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने खुद की प्रोग्रेस पे डाउट कर लिया, तो बाकी लोग तो ऑटोमैटिकली डाउट करेंगे ही। हाँ, हाँ, एटलीस्ट खुद तो पॉज़िटिव रहना ही चाहिए। बिल्कुल। तो भाविका, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ़। आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करो और कॉलेज में भी जाके मेक श्योर कि आप अपनी क्लास में टॉप करो और आगे जब प्लेसमेंट्स होगी तो डेफ़िनेटली हम होप करेंगे कि जो हम न्यूज़ में सुनते हैं कि करोड़ों का पैकेज लगा, तो वहाँ भाविका का भी नाम होगा। थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड।